अगर मैं आपसे कहूं कि अरावली पर्वतमाला का मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है, अरे बस कुछ दिन वेट करिए, आपको यह प्रमाण पत्र मिल जाएगा और आप जाकर देखिएगा अरावली जहां पर थी वहां पर पूरी की पूरी प्लेन जमीन रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या इस अरावली पर्वतमाला को सरकार बचा सकती है? सवाल यह उठता है कि क्या कोई रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया लेकिन फिर भी सरकार इसे बचा सकती हो? और सवाल यह भी उठता है कि अगर अरावली पर्वतमाला खत्म हुई ना, तो आप जान जाइए, अगर आप यूपी, बिहार या दिल्ली में रहते हो या हरियाणा या राजस्थान में रहते हो ना, तो फिर आप अपनी जिंदगी भूल जाइएगा कि पूरी जी भी पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट ये अरावली पर्वतमाला भारत के लिए है। लेकिन अगर देखोगे तो अभी तक तो चलो कुछ और ही चल रहा था, लेकिन अब अरावली पर्वतमाला के पीछे सब जुट चुके हैं। और सब इसलिए जुट चुके हैं कि भाई साहब कुछ भी करिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दे दिया कि यार कितना टाइम लगाओगे, जल्दी से इसे खत्म कर देना। असल में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मांगा था कि हमें यार, जैसे होता नहीं व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, एक परिभाषा हमें दीजिए कि आखिरकार अरावली पर्वतमाला है क्या। तो फिर उसके बाद एक परिभाषा दी गई, और वो परिभाषा जानते हो कैसे निकल कर आई? उस परिभाषा में यह लिखा गया कि अरावली पर्वत उसी को माना जाएगा जो 100 मीटर लंबा होगा, ठीक है, और अरावली पर्वत उसे माना जाएगा जिसके बीच 500 मीटर से कम का डिस्टेंस होगा। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या? एक तो 100 मीटर ऊंची चोटी रहनी चाहिए, 100 से ज्यादा हो चलेगी, 100 से कम नहीं रहनी चाहिए। अगर 100 से कम है तो वो अरावली पर्वत माना ही नहीं जाएगा। तो क्या माना जाएगा? अब उनके हिसाब से पता नहीं क्या माना जाएगा। लेकिन भाई साहब, दूसरा, एक चोटी है, एक चोटी है, मान लेते हैं 2 चोटी है, और 2 चोटी के बीच जो डिस्टेंस है ना, अगर वो 500 मीटर से ज्यादा हो गया तब भी नहीं माना जाएगा। अब भाई साहब पता नहीं कौन सा दिमाग लगाए, ये परिभाषा दे दिए। मुझे तो लगता है ना कि जो परिभाषा दिए होंगे ना, उनको लाना चाहिए और इसे घप से बैठाना चाहिए, और फिर उसके बाद समझ आएगा कि आखिरकार अरावली पर्वत है क्या। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरावली पर्वत जो है ना, वो इनके बाप का नहीं है। असल में वो 2 से 3 अरब साल पुराना है। अरे इतना साल पुराना है ना कि मतलब इस धरती पर आदमी आए भी नहीं थे, उतना पुराना है ये अरावली पर्वत। और ये अरावली पर्वत आप सोचते होंगे कि कितना ही पुराना है यार, हिमालय नहीं बना था तब का अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, अरबों साल पुराने, लेकिन इतने समय से रहते रहते बारिश की वजह से, कंकड़ पत्थर की वजह से, हवा की वजह से घिस घिस कर ये छोटे हो चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अरावली पर्वत को तोड़ा क्यों जा रहा है? अब तोड़ा जा रहा है खनन माफियाओं के लिए, क्योंकि यहां पर आकर खनन किया जाएगा, खोदा जाएगा, और खोदने के बाद जो नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं ना, जैसे खनिज, लौड़ और बाकी सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि यहां से खोद खोद कर निकाली जाएंगी और उसे बेचा जाएगा। और जब बेचा जाएगा तो आएगा नोट, और वही नोट उनको तो चाहिए। वो तो खन खुन के अमीर बनकर विदेश भाग जाएंगे। मरेंगे यहाँ की जनता। जानते हो कैसे मरेंगी? भाई साहब कुछ साल बाद ना खाने की नहीं रहेगा भारत के अंदर। जो कहा जाता है ना, भारत की जीडीपी ऐसे बढ़ेगी, अगर ये खत्म हुआ ना, बढ़ जाए तो बताइएगा। देखो भाई साहब, मैं उल्टा सीधा बस कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बस 100 मीटर, जो 500 मीटर मैंने बताया था, इसे याद रखिएगा क्योंकि अभी ये काम आएगा। देखिए, अरावली पर्वत कहीं और नहीं बल्कि ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में भी देखोगे तो राजस्थान को जैसे ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। यहां से 20 से जाती है अरावली पर्वत, इस तरीके से गई है। इधर भी राजस्थान है और इधर भी राजस्थान है। ये जो अरावली पर्वत है लगभग 4 राज्य से होकर गुजरती है। पहला तो गुजरात से शुरू होती है और उसके बाद ये जाती है इधर हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी अरावली पर्वत है। तो 4 राज्य हो गए, 3 राज्य हो गए, एक यूनियन टेरिटरी हो गया, दिल्ली, और उसके बाद हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अब इस अरावली पर्वत का मेन काम क्या है? देखिए भाई साहब, पहली चीज तो इसे बनाया भगवान ने है, और काटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है इंसानों द्वारा। लेकिन अगर यहाँ पर अरावली पर्वत है तो अभी तक तो केवल यही सवाल उठता था कि भाई साहब पेड़ काटे जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर अरावली पर्वत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा तो वो पेड़ कहाँ जाएंगे? इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर इतनी बड़ी अरावली पर्वत को खत्म कर दिया गया तो वो जानवर कहाँ जाएंगे जो कि यहाँ पर थे? अभी आप सुनोगे ना तो आप अभी सोचकर पागल हो जाओगे, कहोगे कि अरे यार, हम अपनी जिंदगी ही नहीं जी पाएंगे। इसका मतलब, हाँ, नहीं जी पाओगे, कंफर्म नहीं जी पाओगे, क्योंकि यहां पर जब अरावली पर्वत में ना लगभग 93% ऐसे पहाड़ हैं जो कि 100 मीटर से कम है और 500 मीटर से ज्यादा की दूरी रखते हैं, तो 93% पर्वत तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे।
और भारत में तो कहने की बात ही नहीं है। यहाँ पर जब सरकारी अधिकारी आएंगे, बस उनको हे बगलियम उनके जेबीएम 1 से 2 लाख डाल दोगे ना और कह दोगे सर देखिए यार ये तो खाली 90 ही मीटर है पर्वत, ठीक है, और भले वो 200 मीटर का रहेगा, तो आपके अधिकारी जी भी कहेंगे हाँ तुम तो सही कह रहे हो, तोड़ डालो इसे। तो भाई साहब जब एक बार चोटी से 100-150 मीटर टूट गया तो कौन ही नापने आ रहा है और किसे क्या पता है। तो 93% नहीं, आप जान जाइए 2-4 पर्वत छोड़ दोगे ना, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सब। अब इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि यहाँ पर बगल में ना पूरा का पूरा रेगिस्तान है। राजस्थान तो ये पूरा है, यहाँ पर थार रेगिस्तान है और भारत का ग्रेटेस्ट रेगिस्तान माना जाता है ना। अगर ये पर्वत टूटा तो यहाँ पूरा जितना जितना बालू पूरा इकट्ठा है ना, वो भरभरा के इधर आने लगेगा जैसे एक हवा का झोंका मारेगा, क्योंकि ये पहाड़ बीच में से रोक लेता है। और ये रेत यहीं पर ही नहीं जाएगी, ये जाएगी दिल्ली, हरियाणा, यूपी, इधर मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरी जगह ये रेत छितरा जाएगी। फिर उसके बाद जानते हो यहाँ से जाएगी ये हिमालय रेत, और जब आप सोचोगे नहीं जा पाएगी ना, भाई साहब चली जाती है आराम से। अगर हिमालय को और ये रेत मुड़ी तो हिमालय पिघलना चालू कर देगा, और जब हिमालय पिघलना चालू कर देगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इधर से पूरा का पूरा पानी भरभराक आएगा यूपी बिहार के अंदर, और फिर होगा बाढ़ का तांडव नाच। तो एक तो इस तरीके से लोग मरेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, पानी की वजह से मरेंगे। आप कहोगे करे पानी पिघलेगा तब तो पानी और ज्यादा हो जाए, कैसे लोग मरेंगे? ऐसी बात नहीं है भाई साहब। देखो रेत होती है गर्म, इस वजह से ना हिमालय पिघलना चालू करेंगे। और दूसरी चीज, इसी पर्वतमाला की वजह से जब इधर से हवा आती है ना, और इसी से ही राजस्थान के अंदर मानसून आता है, तो इस तरफ जो लोग हैं ना, इनको मानसून इसी वजह से मिल पाता है क्योंकि इधर से जो हवा आती है वो इस पर्वतमाला से टकराकर बारिश का रूप ले लेती है, और तब जाकर वहां पर मानसून आता है। और अगर ऐसा हुआ तब तो यहाँ पर कभी मानसून ही नहीं आएगा, और अगर मानसून इस एरिया में नहीं आया तो खेती होती है एकदम से चौपट, और ऊपर से यहाँ पर रेत आकर बस जाएगी तो पेड़ पौधे और मान लीजिएगा आप कोई फसल उगा ही नहीं सकते, तो खाने की वजह से भी लोग मरेंगे। दूसरी चीज, यहां मान लेते हैं कि अगर पेड़ पौधा कम हो गया, भाई साहब जो दिल्ली के अंदर अभी इतना ज्यादा AQI है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो इतना प्रदूषण है वहां पर, वो कंट्रोल भी करने का काम ये अरावली पर्वत करती है। अगर ये अरावली पर्वत ना होती ना तो आज AQI और हाई जा चुका होता। लेकिन क्या ही करोगे आप, सरकारी अधिकारी आएंगे यहाँ पर, अरे गांव में देखते नहीं हो रोड बनती है, 100 मीटर पास हुई, 80 मीटर बनवा कर उसके बाद भैया जेब में पैसा इट लेते हैं सब लोग। तो इस तरीके से होगा। लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए पहली चीज तो यहाँ पर और भी अन्य तरीके से लोग मरेंगे, जैसे कि जब पेड़ पौधे कट जाएंगे, यहाँ पर जंगली जानवर, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट सब होंगे, भाई साहब वो इधर उधर भागना चालू कर देंगे और वो आएंगे जनता के बीच। तो पता लगा रातिक सो रहे हो, सुबेरे तक उठे तो शेर एक पेटे मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी और हमारी आराम से जान जा सकती है। तो ये अरावली पर्वत आज जो हम जिंदा है ना, इसका बहुत अहम रोल है। लेकिन इसको बचाया कैसे जा सकता है? क्या इसका कोई कारण है? देखिए पहले के जो लोग थे ना, भीमराव अम्बेडकर साहब, पागल नहीं थे ये लोग। असल में ये लोग कानून को इस तरीके से बनाए हैं, लॉ को इस तरीके से बनाए हैं कि भाई साहब अगर अच्छे से इस्तेमाल कर लिया जाए ना तो कहीं भी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। असल में आप यहाँ पर देखोगे मेघालय, मिजोरम, आसाम के अंदर पहले ये होता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन फिर उसके बाद कहा इन लोगों ने कि यार अगर देखो ऐसा रहा तब तो यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ और कंपनियाँ आकर इन सबको निकाल कर लेकर चली जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अंबेडकर साहब ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, हमने शेड्यूल 6 भी लगा दिया। अगर इस एरिया में कोई खनन करने आया तो जब तक जनता नहीं चाहेगी ना तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो शेड्यूल 6 जहां पर लग जाता है, वहां पर जब तक जनता नहीं कहेगी, ना तो सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाएगी, ना गवर्नमेंट की सुनी जाएगी, ना किसी अन्य बॉडीज की सुनी जाएगी। जब तक जनता वोट नहीं करेगी ये काम होना चाहिए, तब तक वो काम नहीं होगा। और ऐसा ही शेड्यूल 6 लाने की बात आपके सोनम वांगचुक साहब भी वहां कर रहे थे, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। अभी तो जेल में है। 3 इडियट की मूवी इन्हीं के ऊपर बनी है, और उसी के ही साथ साथ बहुत ज़्यादा ये कोशिश किए, अरे भाई साहब जो भारत को इतना सब कुछ दिया हो उसको आज जेल में सड़ा रहे हैं, आतंकवादी कहकर, अन्य चीज़ें कहकर। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ पर राजस्थान के अंदर, राजस्थान में 80% ना अरावली पर्वत आता है, अगर यहाँ पर शेड्यूल 6 लगा दिया गया
तो आराम से इसे बचाया जा सकता है, क्योंकि फिर जनता कहेगी नहीं तोड़ना है, अगर तोड़े तो हम आपको तोड़ देंगे। अगर गवर्नमेंट चाह ली तो ये काम कर सकती है। आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गवर्नमेंट क्या करेगी? अरे जब वोट चोरी हुई थी उधर सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रही है, तब नहीं सुने, आज भी मत सुनिए, एक बार लगा दीजिए शेड्यूल 6 कुछ करके, प्रेशर बनाकर। अरे उतना तो आप कर ही सकते हैं बीजेपी के, आराम से, ना हो तो और भी रास्ते हैं, चढ़वा दीजिएगा बुलडोजर उलडोजर। लेकिन हाँ, अगर इतना हो गया, शेड्यूल 6 लग गया, तब किसी के माइक लाल की औकात नहीं अरावली को छू दे। लेकिन बहरहाल अगर ये शेड्यूल 6 नहीं लगा तब जान जाइए फिर उसके बाद खत्म है, सब खत्म है भाई साहब, फिर कुछ नहीं बचने वाला। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।